नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। मैं अपने एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का इतिहास। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 का इतिहास समाप्त कर दिया है। आप लोग उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक के पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस समय क्या क्या बदलाव हुए और कौन कौन से आंदोलन हुए और उसके क्या क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसकी तस्वीर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन पर किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में आप बताया है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जो भारतीय भूक्षेत्र था उस पर अंग्रेजों ने किस तरह से कब्जा किया, रियासतों का अधिग्रहण कैसे किया, नए कानून और जो प्रशासकीय संस्थाएं थी उनकी शुरुआत कैसे हुई, किसान और आदिवासी थे उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, 19वीं सदी में जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें क्या बदलाव देखने को मिला, महिलाओं की जो स्थिति संबंधित जो वाद विवाद थे उनमें क्या परिवर्तन हुए, जाति व्यवस्था की जो चुनौतियां थीं उनके बारे में भी हमने देखा, जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुए वो भी आप लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ आपने देखा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका कारण क्या था और 1857 के विद्रोह के बाद उसका परिणाम क्या सामने देखने को आया, अब उसके क्या क्या परिणाम देखने को मिले, ये सब हमने पढ़ा था पिछले अध्यायों में। हमने इसके साथ ये भी देखा जो हस्तकला में निपुण लोग थे भारत में, जो हस्तकलाओं की परंपरा चली आ रही थी। हस्तकलाओं का मतलब हाथों से जो वस्तुएं बनाई जा रही थी उनका धीरे धीरे पतन होने लगा और जो उद्योग थे वो लोग हस्तकलाओं की जगह धीरे धीरे लेने लगे। नई नई मशीनें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे जो हस्तकलाएं थीं उनका लगभग पतन हो गया। इन सब से जो जनता थी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गई थी। उसके बाद देखिए लोगों में राष्ट्रवाद का उदय का आरंभ हुआ। देखिए, इन सब बदलावों ने लोगों को एक सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया कि यह देश आखिर है क्या और यह देश किसके लिए है, हमारे लिए या अंग्रेजों के लिए। इसका जवाब धीरे धीरे उनके सामने आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जो भारत का मतलब है यहाँ की जनता से है। भारत का मतलब जो यहाँ रहने वाले वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे किसी भी रंग के हों, किसी भी जाति से हों, चाहे कोई भी पंथ हो या उनकी चाहे कोई भाषा या कोई भी जेंडर हो, उन तमाम लोगों का घर है, ना कि अंग्रेजों का। यह देश और उसके सारे जो संसाधन है ये यहाँ के लोगों के लिए है। ये सारी व्यवस्था उनके लिए है, ना कि अंग्रेजों के लिए। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के संसाधनों को यहाँ की लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। देखिए, अंग्रेज जो हैं वो भारत के संसाधनों के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर भी कब्जा जमाए हुए हैं, ऐसा लोगों को अब लगने लगा था। जब तक यह कंट्रोल या नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के जो लोग हैं उनका नहीं हो सकता। यह जो चेतना थी 1850 के बाद बने जो राजनीतिक संगठन थे उनमें साफ दिखाई देने लगे थे। 1870 और जो 80 का दशक था इसमें जो राजनीतिक संगठन बनी, यह चेतना, इनकी जो चेतना थी यह बहुत ही गहरी हो चुकी थी। राष्ट्रवाद का इनके अंदर, राष्ट्रवाद की जो भावना थी इनके अंदर उदय हो चुकी थी। इनमें से जो ज़्यादातर संगठन थे उनका जो बागडोर था
वह वकीलों के हाथों में था और जो अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर थे उनके हाथों में था। जो पूना की सार्वजनिक सभा थी और इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के जो प्रमुख संगठन थे, इन लोगों के कंट्रोल में था। देखिए, जो पूना सार्वजनिक सभा थी उनके नाम को आप गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए या सबके लिए। सर्व मतलब सभी और जनी का मतलब है लोगों का, सभी लोगों का। हालांकि इनमें जो बहुत सारे संगठन थे वो देश के खास हिस्सों में ही काम कर रहे थे, किसी स्पेशल जगह पे ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को, जो उनका टारगेट था, वो भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। ऐसा नहीं था। उनका जो लक्ष्य था, उनका जो टारगेट था, वो किसी जाति पे डिपेंड हो या किसी खास वर्ग के लिए हो। उनका जो टारगेट था वो संपूर्ण भारत में रहने वाले लोगों के लिए था। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोगों को आज़ादी चाहिए। संप्रभुता जो होता है एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। यह संगठन इस धारणा से चलते थे, इस विचार से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने जो मामले हैं उनके बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और जो 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का जो अधिकार था उसे छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे जो सरकार थी उसकी आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। जैसे लोग पत्रिका निकालते थे ना, उस पर रोक लगा दिया गया, जिससे सरकार की आलोचना लोगों तक ना पहुंच सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रेस प्रिंटिंग है उसके सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में जो काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता है उसको स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने भी इस बात का काफ़ी विरोध किया कि आखिर जो अंग्रेज हैं और जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनके बीच समानता स्थापित क्यों नहीं की जा रही। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रंग का पता चल गया, उनके रंग का पता चल गया लोगों को कि आखिर जो अंग्रेज हैं वो भारत पे शासन करना चाहते हैं और ये नहीं कि अंग्रेज जो हैं भारत की जनता का भला सोच रहे हो। उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब था। आगे देखिए, पढ़े लिखे भारतीयों के एक भारतीय अखिल संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। जो संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही लोग थे। नौरोजी जो थे वो व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के वो सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. हुम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। देखिए,
जो कांग्रेस की स्थापना किसने किया, अगर आपसे पूछ दे तो आप ये बोलेंगे A.O. हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का जनक कौन था? A.O. हुम। ठीक है, ये देखिए कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, इसके बारे में बता रहा है। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश को भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने 1857 में अध्यक्ष की है 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। देखिए, उभरता हुआ राष्ट्र के बारे में दिया है। ये दादा भाई नेहरू जी की तस्वीर है। ठीक है, इन्होंने यार ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, इनके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे और क्या हुआ था। देखिए, हाँ ये खांसी हो गई यार। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। क्या हुआ? जो सरकार में शासन कर रहे लोग थे, तो कांग्रेस ने ये आवाज़ उठाई कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भी भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर और भी कुछ दिया है। शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि भारत का संगठन था ना भाई, इसीलिए बना था वो। देखिए, शासन व्यवस्था का जो भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे थे, यह भी आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। देखिए, उस समय जो बड़े अफसर थे वो केवल अंग्रेज ही होते थे, भारतीयों को बड़े पद पर नहीं बिठाया जाता था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे जो पद हैं वो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की जो धन संपत्ति है कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, ब्रिटेन जाना बंद हो जाएगा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, आर्म्स एक्ट जो है उसको रद्द कर देना चाहिए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। उस समय दोस्तों बहुत अकाल पड़े यार, बहुत लोग मरे उस अकाल में। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार थे वो लोग यार एकदम छिन्न भिन्न हो गए थे। अनाजों के भारी निर्यात की वजह से जो खाद्य पदार्थ था उनका अभाव पैदा हो गया था, उनकी कमी हो गई थी। कांग्रेस की मांग थी कि लगान को कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने
वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, बल्कि वो पूरे संपूर्ण भारत की जो भारतीय जनता थी उनके हक में बात कर रही थी। जो मध्य मार्गी नेता थे, जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में जो उनके प्रतिनिधि थे उनको भेजे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। लेकिन जो मध्यम वर्गीय थे उनको ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और जो लाला लाजपत राय जैसे नेता थे, ये ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की कि राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, आगे देखिए। 1905 में जो वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन किसने किया था? वायसराय। उस समय कौन था? कर्जन। 1905 में देखिए, उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि जो प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना बहुत जरूरी था। अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया। ये तो उनका बहाना था। ठीक है, वो तो ये जो आंदोलन चल रहे थे उनको तोड़ना चाहते थे, परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब था क्या? आखिर प्रशासकीय जो सुविधा है इसका मतलब क्या है? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी भाई? जाहिर है इसका जो ताल्लुक है अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसकी पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि जो बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए। जो बंगाली राजनेता हैं उनका प्रभाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उन पर अंकुश लगाया जा सके, उनको रोका जा सके। बंगाली जनता को इसलिए उन्होंने बांट दिया। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर पैदा हो गई। जो मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के जो नेता थे वो उसके सभी धड़ों ने, नरमपंथी और जो गरमपंथी जो कांग्रेस के नेता थे उन सब ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु जो अन्य इलाके थे, अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के जो डेल्टा इलाके थे वहाँ पर इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था।
स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। देखिए, लोगों ने क्या किया कि जो स्वदेशी आंदोलन इस प्रकार चलाया गया कि आप लोग स्वदेशी अपनाइए और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार कर दीजिए। और वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो लोग ये चाहते थे कि हिंसा के माध्यम से हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दें। 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशक थे उसमें कई महत्वपूर्ण दूसरी घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली। जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन हो, उसकी मांग 1909 में सरकार ने मांग ली। अब परिषदों ने कुछ सीटें जो थी वो मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस जो थी वो टूट गई। जो मध्य मार्गी धड़ा था, यानी नरम दल और गरम दल था, ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बना रहा। जो नरम दल था, कांग्रेस टूटने के बाद उनका दबदबा इस पे बना रहा, जबकि तिलक के जो अनुयायी थे वो बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई, यानी जो नरम दल और गरम दल थे दोनों फिर से 1915 में एक हो गए। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। देखिए, क्रांतिकारी हिंसा क्या दिया, ये लाला लाजपत राय की तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। उस समय लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने जो राष्ट्रवादी नेता थे उनमें से एक थे। ये याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनकारी एक प्रमुख नेता थे। वो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। देखिए, ये इनका मानना था कि हम लोग प्यार से बिना हिंसा के अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद करा ही नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए, क्रांतिकारी हिंसा समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। इसका मतलब ये है हिंसा के माध्यम से, ठीक है, समाज में परिवर्तन लाना, क्रांति करना। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्व को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित सभा संस्था जो भी हो। देखिए, जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा संघर्ष था वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, बदल गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ती गईं। कई बार जो औद्योगिक मजदूर थे उन्होंने भी आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति थी वो बदल के रख दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जो जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया।
आम लोगों की जो जिंदगी थी वो बहुत मुश्किल होती गई। दूसरी ओर जो व्यवसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आपने अध्याय 6 में देखा था, इस युद्ध में जो औद्योगिक वस्तुएं थीं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां, इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात जो थी उनमें कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूहें जो थीं उनके विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया, उन्हें मजबूर कर दिया। भाई युद्ध में सैनिक मारे जा रहे हैं, युद्ध लड़ना है तो जाहिर सी बात है सेना बढ़ाना पड़ेगा। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। देखिए, युद्ध करने के लिए गांवों से लोगों को सिपाही भर्ती के लिए प्रेशर बनाया जाने लगा कि चलो भाई तुम्हें सेना में शामिल होना पड़ेगा। बहुत सारे जो सिपाही थे उनको दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह से शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में जो रूस की क्रांति हुई, इस घटना के चलते जो किसान और मजदूर थे उनके जो संघर्ष थे वो समाचार तथा समाजवादी विचार जो थे वो बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिसमें भारतीयों में राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। देखिए, महात्मा गांधी का आगमन से क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, इन्हीं हालात में महात्मा गांधी जो थे एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और जो ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के जो लोग थे उनकी ज़रूरतें, उनके हालात, इन सबको समझने में लगे रहे। उनकी जो शुरुआती प्रयास जो था वो चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद के जो स्थानीय आंदोलन थे उनके रूप में, ठीक है, सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच जो आंदोलन हुए उनको कुछ गहराई से देखें। रॉलेट जो सत्याग्रह था, रॉल्ट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी जैसे मूलभूत जो अधिकार थे उन पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। जो महात्मा गांधी थे और मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया।
रॉल्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दमनकारी नीति का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की जो उपाधि उनको अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उसको वापस लौटा दी। रॉल्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। ठीक है, देखिए जो रॉल्ट सत्याग्रह था इसके दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको एक साथ लाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ आ जाएं। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड भी इसी तरह की घटना पर भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। देखिए, जैसे जो क्या बोलते हैं, देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था इसके बारे में दिया है। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, वैसे ही ये भी था। जो तुर्की के खलीफा थे, सुल्तान थे, उन पर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा सख्त संधि थोप दी, उनके साथ संधि कर ली, जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जैसे जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था ना, वैसी ही उस हत्याकांड से जैसे लोगों में गुस्सा भरा था, वैसा ही गुस्सा खिलाफत का जो मुद्दा था उसके लिए लोगों के अंदर भर गया। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण जो है वो बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज जो थे उनको छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू और जो सियादास जी थे और राम गोपालचारी और आशफ अली खां जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई जो उपाधियां थी उनको वापस लौटा दिया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 और 22 के बीच जो विदेशी कपड़े थे उनके आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़ी थी। कब भारी विद्रोह हो जाए इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। यह कभी भी ऐसी स्थिति बन सकती थी कि एक भारी विद्रोह का सामना अंग्रेजों को करना पड़े। देखिए, लोगों की जो पहलकदमी थी, कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के
अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरण और विचार देखते हैं। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया था। ये देखिए घेराबंदी, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन घेराबंदी कहलाता है। यहाँ और दिया महात्मा गांधी के बारे में कुछ देख लेते हैं। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत क्या है? अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का यह कथन था। प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यह अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि आप अपने बुरा करने वालों के साथ भी बुरा नहीं करेंगे। भाई आज की डेट में ये सोच पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऐसा कर पाना। लोग एक गाल पर मारेंगे, अब 4 साटे और मारोगे, कहाँ कहाँ मारोगे पता नहीं। उन्हें यकीन था, देखिए उन्हें यकीन था, जो लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे थे उनको यकीन था कि उन पर लगे कर जो है उसको गांधी जी कम करा देंगे। जो वन कानून थे उनको खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो मौजूदा पाकिस्तान में सिंध का क्षेत्र है, वहाँ पे मुस्लिम व्यापारी और किसान जो थे वो खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया जो थे वो वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किए करने लगे। ठीक है, गांधी राज का यशगान होने लगा भाई। कृष्ण भगवान की जो गीतें थी, जो कृष्ण भगवान का गीतों में नाम था, वहाँ कृष्ण भगवान को हटाकर कृष्ण राज से गांधी राज कर दिया गया। जनता के महात्मा, इस उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतियार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित जो प्रतापगढ़ का इलाका है, वहाँ के किसानों ने पट्टेदारी की जो गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली। देखिए, जो पट्टेदारी की ज़मीनें थी उन पे जो गैर
कानूनी रूप से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था, उसको रुकवाने में कुछ लोगों को सफलता मिल गई। ठीक है, अब उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप थी। मतलब गांधी जी जैसे अहिंसा का पालन करते थे ना, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आंदोलन चलाए, बहुत लोग सफल हुए। ऐसे वो लोग मानते थे कि यह गांधी जी की वजह से ही हुआ है, उन्हें जो सफलता मिली है वह गांधी जी की वजह से मिली है। ये देखिए स्वराज मंदिर ये स्वराज मंदिर है कहीं, उसमें जो सभी देश के नेता हैं उनको भगवान के रूप में दिखाया गया है। ये कृष्ण भगवान सारथी बने हैं, नेहरू जी अर्जुन बने हैं, ये समझ लीजिए। गांधी राज कह रहे ना, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। देखिए इसके बारे में दिया गया है। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट में एक अंश इस प्रकार था। ये सीआईडी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसका छोटा सा हिस्सा है। देखिए, दूर दराज के गांवों में गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं कि वो कौन है क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वो सही है और उनका जो आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वो एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को सरकार आमतौर पर जो गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। देखिए, जो लोग थे वो लोग गांधी जी को आमतौर पर ऐसा नहीं मानते थे कि गांधी जी सरकार के विरोधी हैं, बल्कि जो आम लोग थे वो यह मानते थे गांधी जी जो जमींदार हैं उनके विरोधी हैं, और जो गांधी जी हैं और जो सरकार हैं वो दोनों लोग उनके पक्ष में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे? आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं? आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे आखिर? देखिए, 1922 और 29 की जो घटनाएं थी, महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो अनुयायी थे वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जो जन आधार था, ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस, आपने जो सुना होगा, उसकी स्थापना 20 के दशक के मध्य 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ठीक है, भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए। उस दौरान जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह थे वे भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है।
इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह का नारा था यार, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है भगत सिंह के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे जो अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, वो लोग औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में जो स्थित फिरोज शाह कोटला है, वहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय जो थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराया जा सके। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 साल थी यार। यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ छूट गया था शायद। हाँ ये देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, देखिए 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि था ही नहीं। यार एक बात बताइए, भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना है और एक आयोग बना के भेजा, उसमें कोई भारतीय है नहीं। अरे यार, भारत के भविष्य का फैसला करना है तो भारतीयों को करने दो ना भाई। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। आगे देखिए, दांडी मार्च के बारे में दिया है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना ही था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। ठीक है, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था। सरकारी भाई उसका उत्पादन कर सकती थी और बेच सकती थी। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना यार पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत थी। वो शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद जो था उसको पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे, साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी का जो तट था वहाँ पैदल चल कर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक जो था उसको इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर, ठीक है देखिए, पानी उबालकर नमक बनाया और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार
बनी। जब ये चुनाव हुए तो वहाँ पे 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध में प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। देखिए, जो हिटलर की नीति थी उसके कारण जो कांग्रेस के नेता थे वो लोग ब्रिटेन का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बदले वे लोग चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने, जो कांग्रेसी सरकार थी, इन्होंने इसका जो कांग्रेसी थे उन्होंने सरकारों का विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। देखिए ये कहाँ का सीन है, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू जी हैं यार। ये सरोजनी नायडू की तस्वीर है महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, यहाँ दिया है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। ये देखिए, ये सरोजनी नायडू हैं। ये दांडी यात्रा थी उसमें गांधी जी के साथ चलने वाली प्रमुख नेताओं में से एक थी। ठीक है, आगे देखिए और क्या है, पहले ऊपर रह गया था कुछ, वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई के बारे में दिया गया है। और तो ऊपर कुछ छूटा नहीं था, नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया था। ये देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग भागों से ताल्लुक रखने वाली बहुत सारी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुईं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रीयवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता है उसने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थीं। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया, खोल दिया। महिलाओं के लिए सहभागिता का आखिर अर्थ क्या है? देखिए, इसकी जो सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है एक खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। देखिए, उन्हीं के माध्यम से कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए, नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में महात्मा गांधी भी महिलाओं के हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि जो नमक सत्याग्रह है इसमें महिलाएं भाग लें। आखिरकार सरोजिनी नायडू जो थी, उन्होंने इस बात के लिए उन्हें तैयार किया कि इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल होने दें। ठीक है, अब नीचे देखिए दिया गया है, ये हम पढ़ने वाले थे ना। 30 के दशक में, पहले क्या था यार, मैंने तो ये देखा नहीं। अरे यार, गलती हो गई यार, शिट, कट करना पड़ेगा अब। देखिए, ये है वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। देखिए, इनके बारे में देखते हैं। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में
डाल दिया गया, कई को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक जो थे, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोधों और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता जो होती है वो संघ के भीतर रहते प्रांतों के तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना है। कि मतलब जैसे आप किसी देश पे कंट्रोल कर रहे हैं, किसी जगह कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को अपना निर्णय लेना, अपना फैसले लेने का अधिकार दे देना। ठीक है, यही है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी जो थे हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग जो थे, अनगिनत लोग घायल हो गए। बोस और INA, देखिए ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे यार। ठीक है, अभी पहले ये देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद इनके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो। इस सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा जो थे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखिए, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? आखिर मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था की मांग क्यों की थी? देखिए, 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं की अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। जो हिंदू मुस्लिम लीग थी और हिंदू लीग थी, ये लोग अपने लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच जो तनाव हुए, वो इनका बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। देखिए, 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः जो थे, इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान जो है वह अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लोगों को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे जो फासला था दोनों के बीच और बढ़ता गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबद्ध करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपने प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता जो थी असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था
कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग जो मुस्लिम लीग थी उनको बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन ठीक है अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो अपनी मांग थी इसको मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए इन दंगों में। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोग जो थे उनको अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि जो भारत की शकल सूरत थी वो बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और नए नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। देखिए फिर से याद करेंगे। पहले ऊपर देख लेते हैं, हम छोड़े थे। एक तो ये था ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। ठीक है, जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह जो अभियान था यह सफल नहीं हो पाया। INA के जो सदस्यों को कैद कर लिया गया और इन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ देखिए जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे इन पे जो मुकदमे चलाए जा रहे थे इनके लिए हजारों लोगों ने संघर्षों में हिस्सा लिया। कई लाख लोग सड़कों पर उतर आए। वही बता रहा है, ये देखिए मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में दिया गया है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवाद आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता की पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। देखिए और ये यहाँ थोड़ा और दिया गया है इनके बारे में। गांधी और जिन्ना की जो बातचीत हुई है उनके बारे में। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। राजगोपालचारी थे जो अंतरिम सरकार थी उसके सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सी राजगोपालचारी थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। देखिए यहाँ दिया गया है।
पटेल नाडियावाद गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, आगे देखिए महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद जिन्ना, ये हैं भाई साहब मोहम्मद जिन्ना, दिखा देता हूँ मैं आपको, आप भी कहेंगे महान आदमी के बारे में। देखिए 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। ठीक है, जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका निभाई। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। पाकिस्तान की मांग के समर्थन में सबसे मुख्य नेता के रूप में उभरे। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। देखिए मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा लाइन रह गया। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में ये दिया गया है, ये चित्र भी दी गई है। देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश मान लीजिए, प्रस्तुत नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगी के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। वह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की कि भाई आखिर आप लोग मंजूरी क्यों दे रहे हैं। और आगे देखिए, कुछ बचा होगा तो मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कुछ नहीं बचा। और देखिए फिर से याद करने वाली, 1870-80 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे, यह आप बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी, बताइए। पहले विश्व युद्ध में भारत के कौन से आर्थिक असर पड़े, जो पहला विश्व युद्ध हुआ उस पर भारत पे आर्थिक रूप से क्या क्या असर पड़े, इसके बारे में बताइए। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग थी। भाई 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उनका तो सबसे बड़ा ये मांग था कि उनके लिए अलग से एक देश बनाया जाए, पाकिस्तान। चलिए इसी के साथ मुझे लगता है हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब बाकी जो है इन सबको क्वेश्चन आंसर इसको आप देखिए, करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। कंपटीशन का लेवल देख रहे हैं कितना बढ़ते जा रहा है। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहीं आएंगे यार, यहीं रह जाएंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चल सके। बाकी कहने की ज़रूरत क्या है, सब जानते ही आप लोग। बाय बाय, टाटा, सोइए।